मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आज का हमारा विषय है वित्तीय प्रणाली एवं वित्तीय संस्थाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दैनिक जीवन में व्यक्तियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ है रुपया और पैसा। चाहे उद्योग धंधों की बात हो, चाहे कृषि से संबंधित कार्यों की बात हो, अगर इनके संचालन के लिए हमें अच्छे से काम करना है या इसके लिए कोई भी क्रियाविधि अपनानी है तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है धन की आवश्यकता। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को, व्यापारी को या उद्योगपति को या कृषक को, सभी को धन उधार लेना ही पड़ता है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करने की सोचें या हम अपने जीवन में किसी भी काम करने के लिए यदि आगे आते हैं तो हमको पहली आवश्यकता होती है पैसों की, रुपयों की। और यदि हमारे पास रुपया नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो हमको रुपया उधार भी लेना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कई बार कि आपको, मान लो आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है और आपको 15,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदने की इच्छा हो रही है और आपके पास केवल 10,000 रुपये हैं। बाकी के 5,000 रुपये के लिए आप क्या करोगे? या तो अपने मित्र से उधार लोगे या किसी बैंक से उधार लोगे या किसी संस्था से उधार लोगे, कहीं ना कहीं से उधार लोगे ना। आजकल हम देखते हैं मकान लेने के लिए उधार लेना पड़ता है बैंकों से, कार खरीदना हो तो बैंक उधार देते हैं। तो ये जो उधार है इसको हम अंग्रेजी में लोन बोलते हैं। साधारण शब्द में भी आजकल ये प्रचलित हो गया है लोन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे खेती हो, चाहे उद्योग धंधे हों या दुकानदारी हो, कोई भी कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो या किसान हो, सभी को पैसों की आवश्यकता होती है और सभी को उधार लेना पड़ता है। तो आज हम लोग मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय प्रणाली को। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर और मैं मनीष शंकर तिवारी। चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय संस्थाएं क्या हैं और वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को उधार मतलब लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए हमको वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पे यदि आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 लिए, बदले में उसको 5,000 ही वापस कर देते हैं, ठीक है ना। और यदि वह व्यक्ति यदि हमारी पहचान का है, मित्र है, तो हमसे किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लेता है उस पैसे पे। लेकिन यदि वह व्यक्ति हमारी पहचान का नहीं है, कोई साहूकार है, कोई जमींदार है, उससे ले रहे हैं तो वह ब्याज लेगा। और यदि वह ब्याज ले रहा है तो ऐसा काम वह अनेक लोगों के साथ करता होगा। ब्याज में रुपये देने का काम केवल हमारे लिए तो नहीं करता होगा, वे बहुत सारे लोगों को रुपये ब्याज में देता होगा। तो अगर वह संस्था जो बहुत सारे लोगों को ब्याज पर रुपया मुहैया कराती है, वही संस्था कहलाती है वित्तीय संस्था। तो जब किसी व्यक्ति या व्यापारी या उद्योगपति या किसान को पैसों के उधार लेने की आवश्यकता होती है तो उसको सबसे पहले आवश्यकता होती है वित्तीय संस्थाओं की। किसकी आवश्यकता होती है? वित्तीय संस्थाओं की। इसी प्रकार जब हमारी आय अपनी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी आय अपनी आवश्यकता से अधिक हो जाए तब क्या करते हैं? हम उस आय को सुरक्षित रखते हैं और उससे ब्याज कमाने की इच्छा रखते हैं। और जब ब्याज कमाने की इच्छा रखते हैं तो यह काम कौन करता है? वित्तीय संस्थाएं ही करती हैं। ये काम कोई साहूकार नहीं करता कि आपके पास में यदि अतिरिक्त पैसा हो गया, मान लो आपने 300 बोरे गेहूं उगा लिए और उसमें से 50 बोरे आपने अपने उपयोग के लिए घर में रख लिए, बाकी 250 बोरे गेहूं आपने मंडी जाकर बेच दिए। अब उससे जो पैसा आया उसको आप क्या करोगे? किसी साहूकार के पास रखोगे क्या? नहीं, आप उसके लिए किसी ऐसी संस्था के पास जाओगे जो संस्था आपको पैसे रखने के बदले में ब्याज के रूप में आपको ज़्यादा पैसा लौटाए। मूलधन तो दे ही, साथ में उसमें ब्याज लगाकर और पैसे आपको लौटाए। ऐसी संस्थाएं कहलाती हैं वित्तीय संस्थाएं। जैसा कि आपको बताया मैंने कि रुपया यदि हमको उधार लेना है तो यदि किसी व्यक्ति या पहचान वालों से उधार लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको मोबाइल खरीदने के लिए 5,000 की ज़रूरत थी, मैंने अपने मित्र राजेंद्र से कहा, उसने मेरे को 5,000 रुपये दिए और मैंने मोबाइल क्रय कर लिया। बदले में मेरे पास जब 5,000 हो जाएंगे मैं उसको लौटा दूंगा। इसके बदले में वह मुझसे कोई पैसा अतिरिक्त नहीं लेगा, मतलब ब्याज नहीं लगाएगा।
लेकिन जो राजेंद्र है वह ऐसा पैसा सभी लोगों को उधार में तो देता नहीं होगा। तो ऐसी संस्थाएं जो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर पैसा मुहैया कराती है और बदले में उनसे ब्याज लेती है, वे संस्थाएं कहलाती हैं वित्तीय संस्थाएं। अच्छा, वे केवल ऐसा नहीं करती कि हमको पैसे की ज़रूरत है और हमने उस संस्था से पैसा लिया तो उस पैसे के बदले में वो हमसे ब्याज ले रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि हमारे पास में अतिरिक्त पैसा हो, जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद हमारे पास कुछ पैसा शेष रह गया, तो हम उस पैसा का क्या करेंगे? भाई घर में रखेंगे तो चोरी होने का भय रहेगा हमको, या व्यर्थ खर्च हो जाने का भय रहेगा हमको। तो हम उस पैसा को उसी संस्था में, जिसको हम वित्तीय संस्था कह रहे हैं, वहाँ ले जाके जमा कर देंगे। तो वो संस्था क्या करेगी? हमारे जमा पैसे पर भी हमको ब्याज देगी। मूलधन जो हमारा जमा है उस पर हमको ब्याज देने लगेगी। तो इस तरह से हमारी आय पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय भी होने लगेगी। तो जो संस्थाएं ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऋण के रूप में पैसा उपलब्ध कराती हैं और बदले में ब्याज लेती हैं तथा जमाकर्ता व्यक्ति को ब्याज देती हैं, ऐसी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? वित्तीय संस्थाएं। तो मतलब वे संस्थाएं जो रुपयों का लेन और देन दोनों करती हैं, वे संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम वित्तीय संस्थाओं के प्रति अपनी समझ को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखती हैं और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देती हैं। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह एक बैंक है। बैंक अर्थात वित्तीय संस्था है और ये व्यक्ति पैसा जमा करने वाला है। तो इसके पास में अतिरिक्त आय थी तो उसने अपने बचत के पैसों को बैंक में जमा कर दिया, यहाँ पर आके बैंक में जमा कर दिया। तो वो पैसा बैंक के पास में आ गया, यहाँ पर पैसा बैंक के पास में जमा हो गया। अब ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है। तो इस व्यक्ति की तरह बहुत सारे व्यक्तियों ने जो पैसा इस बैंक में जमा किया था, इस वित्तीय संस्था में जमा किया था, उन पैसों में से कुछ पैसे जो इसको ज़रूरत है, जो इस व्यक्ति को ज़रूरत है, लोन के रूप में इसको यह वित्तीय संस्था दे देती है और बदले में इससे ब्याज के रूप में राशि प्राप्त करती है। तो इस तरह से जो संस्थाएं बचत का पैसा अपने पास रखती हैं और ज़रूरतमंदों को ऋण के रूप में उधार देती हैं, अतः जमा के रूप में धन एकत्रित करने और ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहते हैं या इसको वित्तीय प्रणाली के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर फिर से वही चीज़ जो मैंने इसके पहले आपको बताई कि हमारे पास में हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, इसके बाद में हमारे पास ये पैसा शेष बचा। इस शेष पैसे को हमने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। जो जमा पैसा था उस पैसे की ज़रूरत जिस व्यक्ति को थी उसको लोन के रूप में बैंक ने पैसा दे दिया। तो इस तरह से लेन और देन की प्रक्रिया जो करते हैं, काय के लेन देन की? धन के, धन जमा करना और ऋण देना, जो ये पूरी सिस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वित्तीय प्रणाली। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग और पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को भी वित्तीय प्रणाली कहते हैं। अब मांग और पूर्ति की क्या बात हुई? यहाँ से ऋण की मांग हुई, यहाँ से इस व्यक्ति के द्वारा ऋण की मांग हुई और बैंक इसकी पूर्ति कैसे करेगा? जब बैंक के पास जमाकर्ता अपना धन जमा करेंगे। तो बैंक के पास जमाकर्ता अपना धन कब जमा करेंगे? जब बैंक उनको जमा करने के लिए आकर्षक योजनाएं देगी, आकर्षक ब्याज देगी। तो वह जमा के लिए मांग और पूर्ति के सिस्टम के मध्य समन्वय बनाए रखेगा। तो ये जो समन्वय बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भी हम वित्तीय प्रणाली कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वित्तीय प्रणाली में धन का लेन देन करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब वित्तीय प्रणाली में धन का लेन देन, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो संस्था धन का लेन और देन दोनों करती है वही संस्था वित्तीय संस्था कहलाती है। और ये संस्थाएं बचतों को आकर्षित करने के लिए जमाकर्ताओं को ब्याज देते हैं और उधार लेने वाले व्यक्ति से ब्याज वसूलते हैं। यह प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, यह
प्रक्रिया, धन के लेन देन की प्रक्रिया जो है यह सालों से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। मतलब चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, जब से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के रूप में बचत करने की योजना शुरू की या जब से मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ है, तब से धन के लेन देन की प्रक्रिया चली आ रही है। देश में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। ये तो समझ में आ गया आपको कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं और वित्तीय प्रणाली क्या होता है, ठीक है ना। तो वित्तीय संस्थाएं मतलब वे संस्थाएं जो धन का लेन देन करती हैं, वे वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। और वह प्रक्रिया जो धन का लेन देन करने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया कहलाती है वित्तीय प्रणाली। अब वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो दो भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं और दूसरा है निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को हम समझ लें पहले। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व जो है वह सरकार के हाथ होता है। इन संस्थाओं का संचालन जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और इनको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। व्यापारिक बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां एवं अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय प्रणाली, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, तो एक लाइन का उत्तर है वे संस्थाएं जो धन का लेन और देन दोनों करती हैं। अगर इसको हम विस्तृत तरीके से लिखें तो यह होगा कि वे संस्थाएं जो जमाकर्ताओं को बचत के लिए आकर्षित करती हैं और उनका पैसा जमा के रूप में स्वीकार करती हैं तथा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती हैं, वे संस्थाएं क्या कहलाती हैं? वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है धन के लेन देन की, यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है वित्तीय प्रणाली। तो इन शॉर्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि धन के लेन देन की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहते हैं और जिन संस्थाओं के द्वारा यह प्रणाली संचालित की जाती है वह प्रणाली कहलाती है वित्तीय प्रणाली। और जिन संस्थाओं के द्वारा यह प्रणाली संचालित की जाती है वे संस्थाएं कहलाती हैं वित्तीय संस्थाएं, ठीक है ना। अब हम आपको बता दें कि वित्तीय संस्थाएं भी दो प्रकार की हैं हमारे देश में। एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं और एक है निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जैसा कि नाम है पब्लिक के लिए, मतलब जनसाधारण के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने वाली वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं। 1969 में 14 ऐसे बैंक थे जिनको सार्वजनिक क्षेत्र में लाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया। ये संस्थाएं पूरी तरह से जनता के हितैषी होती हैं, जनता के जनसाधारण के लिए कार्य करती हैं। अब अगर हम निजी संस्थाओं की बात करते हैं तो निजी संस्थाओं में क्या होता है? वह निजी व्यक्ति की होती हैं, किसी एक व्यक्ति द्वारा भी संचालित हो सकती हैं या एक समूह के द्वारा भी संचालित हो सकती हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, जिनका स्वामित्व या मालिकाना हक निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में होता है, जैसे जमींदार, चिटफंड आदि। वर्तमान में अनेक व्यापारिक बैंक एवं बीमा कंपनियां भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं मतलब किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या एक समूह बनाकर उसको चलाया जा रहा हो निजी समूह के द्वारा, तो वह निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं होती हैं। वे स्वयं के लाभ के लिए होती हैं, अपने फायदे के लिए होती हैं। उसमें जनसाधारण की सुविधा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें प्रॉफिट देखा जाता है कि जो संचालित करने वाला समूह है या व्यक्ति है उसको लाभ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आज आपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा जिसका नाम था वित्तीय प्रणाली और वित्तीय संस्थाएं। इस टॉपिक के पहले आप लोगों ने मुद्रा का परिचय, मुद्रा का विकास क्रम, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के 4 कार्य बहुत अच्छे से समझ चुके हों। अगर आपने नहीं समझे हों तो उन वीडियोस को एक बार आप पुनः देख लें। तो चलिए अब बारी है इन सवालों को हल करने की। पहला सवाल है वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं? दूसरा सवाल
वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। तीसरा सवाल, वित्तीय संस्थाओं के कार्य लिखिए। और चौथा सवाल, भारत में कितने प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। इन 4 सवालों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ लिया होगा और जान लिया होगा। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको भी आप समझ लीजिए, और मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के इस महत्वपूर्ण अध्याय का अभी कुछ और चैप्टर आना, कुछ और टॉपिक पे हमारा डिस्कशन बाकी है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो तक। और तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।